दोस्तों, आज की कहानी हमें रितेश ने भेजी है जो जांजगीर से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये कहानी रितेश जी की ही जुबानी। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश और उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गया था। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई। हमारा घर अब भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम करने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल हो चुके थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही होंगी। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। उसने सिर्फ सर हिला दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी डर चुकी थी। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रतिबंधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी मौत हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ में आई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका।
दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी ओम जी ने भेजी है जो शक्ति से है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये कहानी ओम जी की ही जुबानी। आज मैं आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ। करीब में ही एक छोटा जंगल है और हमें उसी रास्ते से कॉलेज जाना पड़ता है और रात को उस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे थे और बात करते करते रात हो गई। जब हमने देखा तो रात के 9:45 हो गए थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता था, लेकिन वह रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मैं और मेरे दोस्त उसी रास्ते से जाने की सोचें ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मुझे और मेरे दोस्त को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ। रास्ते में अकेले काफ़ी डर लगता है। पंडित जी बोले। हम कुछ कदम चले ही थे कि अचानक हमारे पीछे एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो मुझे एक सफ़ेद आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें भी सफ़ेद ही थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और भागकर अपने दोस्त के पास आया। उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरा दोस्त भी अब उसको देख पा रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब हम समझ चुके थे कि वो एक बुरी आत्मा है। हमें पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा हमारी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद हमने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब हमारे सांस में सांस आई। मैं और मेरे दोस्त ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी कुछ नहीं बोले। हम सभी जंगल से बाहर आ चुके थे। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ। पुजारी जी पीछे पीछे आ रहे थे। हमने फिर से पुजारी जी से बात करने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा पुजारी जी वहाँ पे नहीं थे। हम एक बार फिर से घबरा चुके थे। हमने मामले को समझना चाहा और पुजारी जी के घर की तरफ रुख किया तो देखा कि पुजारी जी खाना खा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ गायब हो गए। तो उन्होंने हमसे कहा, बेटा मैं तो रोज़ रात को 8:30 बजे घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। हमने पुजारी जी से बात किए बिना ही दुम दबाकर भाग खड़े हुए। हमें एहसास हो गया था कि उस पुजारी के भेष में और उस भूत से बचाने के लिए खुद हनुमान जी आए थे। मैं और मेरा दोस्त हनुमान जी के अनन्य भक्त